Assalamu alaikum class. This is Anam Khalid, your course instructor of environmental chemistry. ये लेक्चर बीएस केमिस्ट्री थर्ड वालों के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास दो केमिस्ट्री के मेजर सब्जेक्ट हैं। पहला जो मेजर आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, जिसकी आपकी एक लैब है 3+1 क्रेडिट आर है, और एक है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसका क्रेडिट आर 3 क्रेडिट आर है, लेकिन इसकी लैब नहीं है। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या और इसकी क्या जो है वो डेफिनेशन है या इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो एक्चुअली अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं तो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोर्सेस, रिलेशनशिप्स, ट्रांसपोर्ट, अफेक्ट एंड केमिकल स्पीशीज इन वाटर, सॉइल, एयर, लिविंग एनवायरनमेंट। यानी लिविंग एनवायरनमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो सोर्स, क्या सोर्स है, रिएक्शन किस तरह हो रहा है, उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं उनका ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या है, और ह्यूमन एक्टिविटी का उनके ऊपर क्या अफेक्ट है। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल इसमें लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हम कहते हैं कि ये ब्लड के साथ बाइंड हो जाती है बहुत जल्दी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा रही हैं या वो कम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअली वाटर है, सॉइल है, एयर है, यह जितना भी हमारा लिविंग इन्वायरमेंट है उससे ह्यूमन का क्या ताल्लुक़ है, ह्यूमन एक्टिविटी उसको बढ़ा रही हैं, उसको कम कर रही हैं, क्या जो है वो इसमें हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री को सेम समझते हैं, जबकि ये सेम नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री असल में इस चीज़ का नाम है कि हमने पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है, जबकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने पॉल्यूशन की वजह भी पढ़नी है, हमने ऑन द सेम टाइम ये भी देखना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो कौन सी हैं जिससे पॉल्यूशन जो है वो हो रही है या उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा हैं, जबकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में सारा ऑल ओवर आपका इन्वायरमेंट आ जाता है, आपके इन्वायरमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो चूँकि हम एक मुकम्मल जो है वो किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो लिहाजा हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जिनका बहुत बार आगे आने वाली जो हमारे चैप्टर्स होंगे या टॉपिक्स होंगे मेजर, उसमें कई बार जो है वो इनका तज़करा होगा। तो सबसे पहली हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपके पास एरोज़ोल। एरोज़ोल क्या है? एरोज़ोल एक डिस्पर्शन टाइप होती है। जैसे कोई गैस मीडियम है तो उसमें कोई लिक्विड के पार्टिकल डिस्पर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जैसे ही आप स्प्रे करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे गैस और लिक्विड के पार्टिकल मिक्स होकर जो है वो आप तक पहुँचे हैं। तो वो गैशियस मीडियम के थ्रू सॉलिड या लिक्विड का जो मूव करना है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एरोज़ोल कहते हैं। तो एरोज़ोल का मतलब ये हुआ कि सॉलिड या लिक्विड जो है वो सस्पेंड हुआ हुआ है किसके अंदर? आपके वाटर के अंदर या आपकी गैस के अंदर। अब दो टाइप के जो हैं वो एरोज़ोल होते हैं, एक होता है डिस्पर्शन टाइप और एक होता है कंडेंसेशन टाइप। डिस्पर्शन टाइप और कंडेंसेशन टाइप का मतलब ये है कि जिसमें एक तो ये इसमें डिस्पर्स हो जाता है सारा काम, जैसे आपका परफ्यूम है या आपका स्प्रे है, कुछ कंडेंसेशन इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे डस्ट है या आपका स्मोक हो गया, हेज़ हो गया, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो कंडेंसेशन टाइप में आती है। तो एरोज़ोल है क्या? ये सस्पेंशन है फाइन सॉलिड्स की
किस में, जिसमें वो एयर या गैस के अंदर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्टिक होते हैं। एरोजोल अब नेचुरल भी हो सकता है और ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ की वजह से भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल जो है नेचुरल एरोजोल की, वो आपके पास क्या है, जैसे फोग है, धुंध इकट्ठी हो जाती है, डस्ट है, फॉरेस्ट एग्जॉस्ट है, गैइयर सिस्टम है, गीजर सिस्टम है। तो ये सारे का सारा एग्जाम्पल किसकी हैं, एरोजोल की हैं। एग्जाम्पल एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल की क्या हैं, वो हेज़ हैं, पर्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट है, स्मोक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इंडस्ट्री से निकल रही हैं या जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है वो बढ़ रही हैं। तो पहली टर्म हमने क्या पढ़ी, एरोजोल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंटी नॉक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये एंटी नॉक कंपाउंड क्या होते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें अगर पेट्रोल जो है वो एक सस्ती क्वालिटी का हो, जैसे उसका ऑक्टेन नंबर फ़र्ज़ करें कम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें नॉकिंग एजेंट ज़्यादा है। नॉकिंग का मतलब ये होता है जिससे बजती हैं, जिससे शोर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल में ना नॉकिंग को रोकने के लिए कुछ एडिटिव डालते हैं। उन एडिटिव कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, उन एडिटिव कंपाउंड्स का नाम है आपके पास एंटी नॉकिंग एजेंट्स। अब एंटी नॉकिंग एजेंट जो हैं वो बहुत सारे गिवन हैं, जैसे TEL है, टेट्राइथाइल लेड है, TME होता है, टेट्रामिथाइल लेड है। तो ये सारे के सारे एंटी नॉकिंग एजेंट आ जाते हैं। यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है एंटी नॉकिंग एजेंट की, ज़रा हम इसको देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है। अल्कोहल है, मिथाइल साइक्लो पेंटाडाइइनाइल मैंगनीज ट्राइकार्बोनाइल है, ठीक है। फेरोजीन है, आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, टॉलिन है, आइसोओक्टेन है और BTEX। ये BTEX क्या है, ये हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है। इसमें बेंजीन है, टॉलिन है, जाइलिन है, इथाइल बेंजीन है। इसको अब बाज़ औक़ात ना गैसोलीन एरोमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, BTEX। तो ये एक लिस्ट किसके हमारे पास क्या हो गई, एंटी नॉकिंग एजेंट की। एंटी नॉकिंग एजेंट इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो हमारे पास नॉकिंग का फिनोमेना है, नॉकिंग का प्रोसेस है, उसको क्या किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या उसको कम किया जा सके। तो ये हमने एंटी नॉकिंग कंपाउंड की टर्म पढ़ी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्वीफर की। अब एक्वीफर क्या है, एक्वीफर असल में जो वाटर पर्कुलेट कर जाता है, जो वाटर फार्म, जो जैसे जियोलॉजिकल फ़र्ज़ करें फॉर्मेशन हो जाती है वाटर की वजह से, द प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कुएं हैं, स्प्रिंग्स हैं, वो ऐसी फार्मेशंस बनाते हैं। जैसे पानी खड़ा रहता है काफ़ी अरसे से, तो खड़ा रहता पानी जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके पर्कुलेशन शो कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर क्या है, ये एक अंडरग्राउंड लेयर है, वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक। जैसे कुआं या वेल्स होती हैं, स्प्रिंग्स होती हैं, तो उसमें भी यही कुछ होता है। रॉक के फ्रैक्चर्स होते हैं, टूटे फूटे या कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, सैंड है, कोई सिल्ट है। ग्राउंड वाटर ज़ाहिर है उसमें मिक्स होता रहेगा, तो स्टडी वाटर फ्लो की जो है वो एक्वीफर कहलाती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उसमें पर्कुलेशन जो है वो वाटर फार्मेशन से होती है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, हम एक्वीफर कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत अहमियत रखती है। इसकी क्या अहमियत है, पहले देखें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ये वो अमाउंट है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की जिसकी ज़रूरत होती है बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर। फर्स्ट करें वाटर में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। BOD वैल्यूज़ जो हैं वो या तो PPM में रखी जाती, PPM का मतलब ये पार्ट्स पर मिलियन, या फिर इन्हें मिलीग्राम पर लीटर में भी मेजर किया जाता है। अनपॉल्यूटेड रिवर जो होते हैं उनकी BOD वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम होती है, जबकि जिनमें पॉल्यूशन का रेट मीडियम सा होता है उसमें 2 से 8 मिलीग्राम पर लीटर कंसीडर की जाती है। जबकि
अनट्रीटेड सीवेज बेवरेजेस जो हैं वो 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर, यानी उसमें इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, जबकि एफिशिएंटली ट्रीटेड म्यूनिसिपल सीवेज जो है उसमें 20 मिलीग्राम पर लीटर या इससे लेस होती है। तो बीओडी की वैल्यूज़ मेजर किस में की जाती हैं, या तो पीपीएम में की जाती हैं या फिर मिलीग्राम पर लीटर में की जाती हैं। तो अगर हमारे पास रिवर जो है यानी ऐसा दरिया इसमें पॉल्यूशन नहीं है तो फिर आपकी बीओडी वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। अगर वो मॉडरेटली है तो 2 से 8 होनी चाहिए। अगर वो हाईली जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है तो वो 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर तक जो है वो जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वाटर की बीओडी वैल्यू क्या है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बीओडी वैल्यू आपको ये बताती है कि इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है, जो इन्वायरमेंट का मेन फैक्टर है वो क्या है, कि उसमें कितनी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो मौजूद है, कितना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये डिफरेंट वाटर की टाइप्स के साथ साथ चेंज होता रहता है। डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा मोर क्लियर करके दिखाई हुई है कि असल में बीओडी इंडिकेट क्या करता है, ये डिग्री ऑफ पोल्यूशन बताता है। जितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगी उतनी ही बीओडी वैल्यू इंडिकेट होती जाएगी। तो अब देखें इसकी स्लाइड में उसने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल ऑफ सीवेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। आमतौर पर ये पीरियड 5 दिनों का होता है कि 5 दिनों के अंदर अंदर कितना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरोबिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कहलाती है, बीओडी। बीओडी जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है फूड वेब्स के लिए, यानी वाटर की क्वालिटी से ज़्यादा इसे फूड वेब में स्टडी किया जाता है। ये आपके सामने एक साइकिल भी बना हुआ है कि सन से जो है वो लाइट आ रही है और वो कहाँ आ रही है, एलजी में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो किस तरीके से न्यूली सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है आपका वो क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है सीओडी की। अब इसमें भी ऑक्सीजन का वेट ही है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर से ही होगा वाटर के सैंपल में, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते। सीओडी और बीओडी में बेसिक फ़र्क ही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब सीओडी में क्या है कि इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट मेजर किया जाता है और इसकी वैल्यू बीओडी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बीओडी का मैंने बताया कि आपको उसकी वैल्यू जो है बीओडी की वो कितनी है। बीओडी की वैल्यू हमने नॉर्मली देखा है कि वो वैल्यू आपके पास होती है मैक्सिमम जो है वो आपकी वैल्यू बीओडी की हो सकती है 200 से 400 हाई पॉल्यूटेड वाटर के लिए हो सकती है, जबकि सीओडी की वैल्यू कई गुना ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो आपके पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इज़ एन इंडिकेटिव मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इन ए मेजर्ड सॉल्यूशन। ये कॉमनली एक्सप्रेस किया जाता है मास ऑफ ऑक्सीजन जितना भी कंज्यूम करता है कोई भी सॉल्यूशन, इसके ऐसा यूनिट मिलीग्राम पर लीटर में होते हैं और इसकी वैल्यू बीओडी के मुकाबले में काफ़ी हद तक जो है वो ज़्यादा कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट देखें क्लास आगे बीओडी और सीओडी में जो है वो उन्होंने एक जनरल सा डिफरेंस हमें बताया कि डिफरेंस क्या है। बीओडी जो है वो आपने पढ़ा वो भी ऑक्सीजन को ही डिमांड को क्लियर कर रहा होता है। बीओडी ओनली अ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोज करता है ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर को। सीओडी जो है वो रिक्वायरमेंट बताता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या है किसी भी लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर में भी होता है और ये इनऑर्गेनिक में भी होता है। बीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जबकि सीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते। Although some of the organic matter which can be broken down by microorganism are countable for the biological oxygen demand, लेकिन जाहिर है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए काउंटेबल नहीं होते। तो ये रीज़न पहले ही मैंने आपको बता दी कि क्या सीओडी और बीओडी में बेसिक डिफरेंस ही ये है कि बीओडी में बायोलॉजिकली हम चीज़ों को देख रहे होते हैं जबकि सीओडी में आप जो है वो चीज़ों को मेन देख रहे होते हैं कि उसकी मेन रीजंस जो हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट में 6 स्लाइड पर आपके सामने 6 नंबर पर देखें कंजर्वेशन एंड कॉन्टामिनेंट्स दिए हुए हैं।
पॉल्यूटिंग कंजर्वेशन एंड कंटामिनेंट में भी यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें बची कुची बका होती हैं उन्हें कहते हैं कंजर्वेशन, और कंटामिनेंट का मतलब ये है जो आपका पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूशन, पॉल्यूटिंग या पॉइजनस सब्सटेंस जो कि किसी चीज़ को भी इम्प्योर कर दे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा कंटेमिनेंट है। ठीक है, कंटेमिनेंट आम तौर पर या तो क्लोराइड होते हैं या PN होते हैं, इस तरह के सारे ये जो हैं वो कंटेमिनेंट्स हैं। कैन कॉज स्पिटिंग हो सकती है, इससे स्ट्रेस क्रोयन क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और 316 स्टेनलेस स्टील के क्रोयन ये जंग लगा सकते हैं। कंटेमिनेंट हार्मफुल होते हैं और ये किसी भी मैटर को इम्प्योर बनाते हैं। इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, आपके पास आ रहा है साइक्लोन। साइक्लोन एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ज़ाहिर है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा आप सब ने, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो डस्ट होने की वजह से हमारे पास साइक्लोन जो हैं वो काम आते हैं, हम उनको मैयर करते हैं। ठीक है ना, साइक्लोन को तो मैयर करते हैं या डस्ट रिमूविंग के लिए देखते हैं। तो वेस्ट गैसेस वगैरह को भी इसमें चेक किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका साइक्लोन है। मेट्रियोलॉजी में साइक्लोन एक लार्ज स्केल है एयर मास का जो कि रोटेट करती है स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइक्लोन करेक्टराइज होते हैं इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड दैट रोटेट अबाउट द जोन ऑफ लो प्रेशर। अब सिंपल आप साइक्लोन को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि साइक्लोन है क्या, ये इक्विपमेंट है जिससे हम डस्ट और पार्टिकुलेट्स जितने भी हैं उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी वेस्ट गैसेस इंडस्ट्रीज से पैदा हो रही हैं पहले हम उनको मैयर करते हैं और फिर उन वेस्ट गैसेस को रिमूव करने के बारे में जो हैं वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिबल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नाम से ही पता चल रहा है कि साउंड की इंटेंसिटी को मैयर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट है हमारे पास डेसीबल, DB इसको कहते हैं। अब डेसीबल क्या है, ये यूनिट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मैयर द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड और द पावर लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय कंपेयरिंग इट विद द गिवन लेवल ऑफ लोगारिथमिक स्केल। यानी एक स्केल से जो हमारे पास ऑलरेडी बना होता है हम उसको स्केल से मैयर करते हैं। साउंड मैयर की जाती है डेसिबल में, जितने डेसिबल ज़्यादा होंगे उतना ही नॉइज़ ज़ाहिर है ज़्यादा होगा। ऑन द डेसिबल स्केल लेवल इंक्रीज ऑफ 10 मीन्स दैट साउंड इज़ एक्चुअली 10 टाइम मोर इंटेंस और पावरफुल। जैसे जैसे जो है वो डेसिबल बढ़ता जाएगा यानी 1 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, तो 10 इसका मतलब ये होता है कि 10 गुना वो ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा शदीद आवाज़ जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या इम्प्लाई करता है, इसमें नाइट्रेट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इस नाइट्रेट के ब्रेक डाउन में हिस्सा लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द फ्री नाइट्रोजन इज़ रिलीज। इसमें क्या होता है कि फ्री नाइट्रोजन जितनी भी है उसको रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई आइस, लेकिन पहले हम डीनाइट्रिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये भी एक माइक्रोबियली असिस्टेड फिनोमिना है, यानी माइक्रोब जो हैं इसको असिस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि NO3 को रिड्यूस किया जाता है और फिर प्रोड्यूस होती है क्या N2, यानी NO3 को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रोजन में। अब NO3 जो है वो डायरेक्टली टू N2 में नहीं जाएगी, ज़ाहिर है इससे बहुत सारे जो हैं वो इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, गैशियस प्रोडक्ट्स बनेंगी। ठीक है, कुछ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन पैदा करते हैं क्योंकि वो रेस्पायर करते हैं, तो रेस्पायरेशन के नतीजे में ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो नाइट्रोजन की आपके पास रिस्पॉन्स में आती है। तो हम उसे ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसकी नाइट्रिफिकेशन हो रही है और आपके पास ऑक्सीडेशन का फिनोमिना जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे गिवन क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस आपको पता होना चाहिए। ड्राई आइस का फार्मूला भी है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास सॉलिड होती है सॉलिड फॉर्म में तो उसको हम कहते हैं कि वो ड्राई आइस है। ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम करती है। इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर आप सबको पता है -78.5, ये इस पर सबलाइम हो जाती है। ड्राई आइस असल में है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड असल में होती है गैस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रखते हैं
तो जाहिर है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म की जो ड्राई आइस है, सॉलिड फॉर्म की जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज ड्राई आइस। इट इज़ यूज प्राइमरीली एज अ कूलिंग एजेंट, इसे कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें लोअर टेम्परेचर आता है जो कि वाटर आइस से कम होता है, एंड नॉट लिविंग एनी रेजिड्यू अदर देन द इंसिडेंटल फ्रस्ट फ्रॉम मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ये यूज़फुल होता है प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड वेयर मैकेनिकल कूलिंग इज़ अनअवेलेबल। ड्राई आइस सबलाइम होती है -78.5 पे, और यानी इस टेम्परेचर पर जो है वो ये सबलाइम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, क्लास एफ्लुएंट एंड इरोजन की है। एफ्लुएंट वो बहती हुई चीज़ है जो कि हमारे इंडस्ट्री से निकल रही है। जैसे फ़र्ज़ करें इंडस्ट्री का जितना भी गंद है तो वो पानी में बहाती जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ एफ्लुएंट, यानी जो बहने वाली चीज़ है लेकिन वो क्या कर रही है, वो ख़राब कर रही है हमारे ओशन को, हमारे वाटर को, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो इट इज़ अ काइंड ऑफ एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट क्या है, एफ्लुएंट इज़ एन आउटफ्लोइंग ऑफ वाटर और गैस टू अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर, पाइप और इंडस्ट्रियल आउटफॉल है। एफ्लुएंट जो है ये इंजीनियरिंग में क्या है, ये स्ट्रीम एक्साइटिंग या केमिकल रिएक्टर होता है। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्टर्स में हिस्सा लेता है। हमारे पास सिंपली एफ्लुएंट है ही यही कि कोई भी डिस्चार्ज बॉडी जो कि इंडस्ट्री से निकली है, सैवेज है, कोई लिक्विड है, कोई गंद है, तो वो पानी में बहा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एफ्लुएंट। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, आपको इरोजन के बारे में बताया जा रहा है। इरोजन क्या है, इरोजन असल में एक्शन ऑफ विंड है, हवा का चलना एकदम से, ठीक है। हवा में और विंड में, यानी एयर और विंड में फ़र्क होता है। मूविंग एयर जो है वो विंड कहलाती है, ठीक है। वेयर बाय द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड और टेकन अवे इनटू द अदर प्लेसेस। इरोजन में क्या है, इरोजन में सेडिमेंट्स की ट्रांसपोर्ट जो है उसको स्टडी किया जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स क्रिएटेड बाय withering फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, लॉन्गर द सेडिमेंट इज कैरिड बाय अ स्ट्रीम द राउंडर स्मूदर एंड स्मॉलर इट बिकम्स एब्रेजन, ठीक है। अब एंगुलर, मीडियम और राउंड फॉर्म में उसने एरोजन को दिखाया। दो फैक्टर हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि सेडिमेंट का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 पे तो डिस्चार्ज किस तरह का है, और नंबर 2 पर जो है वो आपके पास मीडियम है कि मीडियम क्या है जो उसको बहा कर लेकर जा रहा है, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या पॉसिबिलिटी उसकी डेंसिटी की है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है हैज़र्डस वेस्ट की। आप सब जानते हैं हैज़र्डस वेस्ट क्या होता है। हैज़र्डस वेस्ट जो है वो डेंजरस सब्सटेंस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हैज़र्डस वेस्ट से पहले हम एक टर्म देखते हैं, फॉसल फ्यूल। वो आपकी स्लाइड पर नहीं लिखी, वैसे आपको पता होनी चाहिए। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, द फ्यूल्स आर फाउंड, ये फाउंड होते हैं ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिक डिपॉजिट। जितने भी आपके ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। हज़ार्डस वेस्ट वो होता है जो डेंजरस किस्म का सब्सटेंस है, जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया है या वो निगलेक्ट कर दिया गया है या वो वेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या होगा, जाहिर है वो कहीं और मूव करेगा, तो इस तरह का वेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली तौर पर क्या कर रहा है, इसे ख़राब करता है। हज़ार्डस वेस्ट को यहाँ से हम पढ़ते हैं कि हज़ार्डस वेस्ट अब है क्या। हैज़र्डस वेस्ट जो है वो सब्सटेंशियल या पोटेंशियल जो है वो थ्रेट्स होती हैं पब्लिक हेल्थ को। करेक्टरिस्टिक हैज़र्डस वेस्ट जो हैं आर मटेरियल डेट आर नॉन और टेस्टेड टू एग्जिबिट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हैज़र्डस ट्रेड लिस्टेड। उन्हें उनकी लिस्ट भी आपको दी जाएगी। कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं या नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उससे हम केमिकल प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। जो डिस्कार्ड हो जाती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है समुद्र दरिया के पास, तो वो हैज़र्डस वेस्ट के तौर पर एक्ट करेगा, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो बैडली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ह्यूमस की। ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ये किसका है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉइल का। अब ये बनता कैसे है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, यानी लीव्स जब डीकम्पोज होंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो उस वक्त ये क्या कहलाएंगे, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है ह्यूमस। ह्यूमस असल में मिनरल का एक सोर्स होता है
जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो सिंपली ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सॉइल का, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और आपके पास ये डार्क ब्राउन कलर का जो है वो आपको ये नज़र आता है। तो ये आपके पास जो है वो ह्यूमस की एक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पे आती है आपके पास स्लाइड पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूटेंट से पहले हम एक टर्म देखते हैं, ऑयल स्लिक। ऑयल स्लिक क्या है? ये भी वही है कि सरफेस वाटर की जो है उसके ऊपर कोई ऑयल मास जो है वो फ्लोट करने लग जाए तो वो ऑयल स्लिक कहलाता है। पॉल्यूटेंट आप सबको पता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और फिर वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो ख़राब कर देता है। तो पॉल्यूटेंट है क्या? एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके कंटेमिनेंट्स एयर, वाटर और सॉइल जो है वो ख़राब होते हैं। पॉल्यूटेंट जो हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पेस्टिसाइड हैं, पीसीबीज़ हैं, या नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये नेचुरल पॉल्यूटेंट है। जबकि आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट कौन सा है? ये आपके पेस्टिसाइड खादें जो किसान डालते हैं, तो यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटाश हो गया, पोटाश से पोटाशियम सल्फेट हो गया। तो ये सारे आपके पास जो हैं वो मैन मेड पॉल्यूटेंट हैं। जबकि पॉल्यूटेंट की दूसरी टाइप क्या है कि वो नेचुरल भी हो सकते हैं। और नेचुरल पॉल्यूटेंट की मैंने अभी आपको नेचुरल पॉल्यूटेंट के बारे में बताया कि उसमें कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ऑयल्स हैं, तो वो नेचुरल पॉल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास पिच ऑफ द साउंड। ये भी साउंड की एक पिच है जिससे हम डिफरेंट साउंड्स को जो है वो रियलाइज़ करते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो किस तरीके से हमारे पास हो सकता है। पिच ऑफ द साउंड में जो है ये हमारे एयर का रिस्पॉन्स होता है कि किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रिस्पॉन्स एयर आपका क्या कर रहा है। लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ वेव। अगर वेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। जनरल पिच इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन वॉइस क्वालिटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की आवाज़ डिफरेंट होती है। ज़ाहिर है आपकी क्लास में कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा मध्यम सी होगी, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये एक नॉर्मल पिच होती है, हमारा रिस्पांस होता है कि हम कितना सुन सकते हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जबकि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है कि वो कितनी दूर तक आपकी आवाज़, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है फासला, कि कितने फासले तक जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो मूव आउट कर सकती है। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो आपकी क्या है, वो आपकी पिच ऑफ द साउंड होगी। पिच ऑफ द साउंड्स के बाद आपको रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंसान की आंखें बहुत अच्छी रिसेप्टर हैं जो कि एटमॉस्फेयर को देख सकती हैं, ठीक है। इंसान की ज़बान, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स क्या करते हैं, वो भी रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। आप लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो आपको इजीली बता देते हैं कि आपकी फिंगर्स किस चीज़ के ऊपर हैं, वो आपके नोज़ के ऊपर हैं, या वो सोफ़े के ऊपर हैं, या वो टेबल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये कि वो भी अच्छी रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। तो अगर एक पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड हो, यानी बहुत लंबी उम्र है उसकी, तो फिर वो आपके रिसेप्टर को भी डिपॉजिट कर सकता है। तो ये हमारे पास पिच ऑफ द साउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस फ्रंटायर पॉल्यूशन। ये मल्टी नेशनल होती है अपने करेक्टर में, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री हो सकता है वो बहते बहते दूसरे कंट्री में आ जाए, तो इसे कहते हैं ट्रांस फ्रंटायर पॉल्यूशन। यानी पॉल्यूशन वो आपके मुल्क की नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि वो बहते 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 पानी आपके अपने मुल्क में आ गया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस फ्रंटायर पॉल्यूशन। तो हम ट्रांस फ्रंटायर पॉल्यूशन को कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, ठीक है। ये एक लेवल में होती है, एक में है, लेकिन ये दूसरे में मूव कर जाती है। तो इसमें होता क्या है, जो एक कंट्री में जनरेट हुए क्या, या तो पानी उन्हें ले आया, या फिर कोई दूसरा कंट्री उन्हें खुद उठा के डैमेज को, इलनेस को, नॉन कुछ भी चीज़ों को जो है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ्रंटायर पॉल्यूशन है। तो जैसे आजकल कोविड-19 चला हुआ है आपके सामने, तो कोविड-19 जो है वो भी एक किस्म का ट्रांसफ्रंटायर पॉल्यूशन है, जो कि आपके अपने मुल्क में नहीं था, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क से जो हैं वो उसे लेकर आए हैं, पानी के ज़रिए आया, या वो एयर के ज़रिए आया, या वो ह्यूमन के म्यूकस के ज़रिए आया,
ह्यूमन के जो है वो नेज़ल सेक्रीशन से आया, लेकिन वो दूसरे कंट्री में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ्रंटायर पॉल्यूशन। वाइल्ड लाइफ स्कैंचरीज भी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा ऑयल के बहुत सारे पिल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं या उसके पॉल्यूटेंट्स कहलाती हैं। तो ये 16 टर्म्स जो आज हमने पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ये देखा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो है वो बेस क्या है। जब तक हम किसी चीज़ की बेस को क्लियर नहीं करेंगे हम कभी भी आगे मूव नहीं करते। लिहाजा हमने आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बेस पहले सीखी है कि इसके जो मेन अल्फाज इस्तेमाल होने पहले वो तो पढ़ें, वो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते। लिहाजा हमने इसलिए आज का लेक्चर जो है वो अपना रखा कि हम इसको देखें। ठीक है, ये आप 16 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। इसकी एक बुक है, बुक का आप नाम नोट कर लें। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका राइटर का नाम है प्रोफेसर हक नवाज़ भट्टी। आप इसकी ये बुक ले लें, इसमें आलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर